हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी क्लास में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ प्ले लिस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस प्रोडक्ट विद r कैप्ट डिवाइड बाई r स्क्वायर। लास्ट टाइम हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसका एक एप्लीकेशन में क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन नंबर 1 मान सकते हैं इसको। डेरिवेशन क्या है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट current carrying wire वायर को ही हम अपन कहते हैं कंडक्टर। अगर आपको ये डाउट हो तो आपको ये डाउट क्लियर हो चुका है कि भाई जो कंडक्टर होता है वही हमारा वायर होता है। इसके लिए एक सेटअप बनाते हैं अपन। हमने लिया, मान लो मेरे पास एक वायर था जिसकी लेंथ थी x से लेकर के y तक, इतना मान सकते हैं अपन, ठीक है ना। मैंने एक पॉइंट लिया P पॉइंट। अपन जानते हैं इस P पॉइंट का नाम क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इसके बाद हम मान लेते हैं ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो इस वायर से एक सर्टेन डिस्टेंस की दूरी से है और वो दूरी है हमारी स्मॉल a, ठीक है ना। ये क्या है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान सकते हैं अपन ऐसा। इसको अपन मान लेते हैं, चलो m मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हमको लेना है एक स्मॉल एलिमेंट। अपन मान लेते हैं भाई स्मॉल एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक है। इसकी लेंथ क्या है dl, ये अपन पढ़कर आए हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ में, ठीक है। ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया B। अब A और B पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इतनी छोटी है कि वो नेग्लिजिबल है, लेकिन हमने डेरिवेशन करने के लिए इसकी इतनी लेंथ मान रखी है कि भाई हमको कम से कम कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हम एंगल बनाने जा रहे हैं, हम ज्वाइन करेंगे A से P को। A से P को ज्वाइन किया और हम ज्वाइन करेंगे B से P को। अब हम बात करते हैं इस एंगल की। जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि A और B पॉइंट इतने ज़्यादा पास हैं कि इन दोनों एंगल में ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला। तो हम इस एंगल को क्या मानते थे, थीटा मानते थे। बायोट-सेवर्ट्स लॉ में हमने वो थीटा एंगल कहाँ से लिया था, एकदम इसके मिड पॉइंट से लिया था। हम A और B के पॉइंट से कहीं से भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि A और B कैसे हैं, एकदम टेंडिंग टू जीरो डिस्टेंस है इनके बीच में। जो DL है वो बहुत ही छोटा है। इतनी बात समझ में आई। इस लाइन को अपन कह सकते हैं भाई रेफरेंस लेवल कह सकते हैं, कि हम सारे के सारे पैरामीटर यहीं से मेजर करेंगे। रेफरेंस लेवल, इतनी बात समझ में आती है। मान लेते हैं भाई इस A का AP का एंगल यहाँ से रेफरेंस लाइन से फाई है, फाई माना, ठीक है ना। अब ये हालांकि A और B की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटी है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल भी बन रहा होगा ना वो भी काफ़ी छोटा होगा। उसको अपन मान रहे हैं डी फाई। आई होप आपको दिख रहा होगा ये जो एंगल वो कितना है, डी फाई, ठीक है ना, ओके। इसके बाद हमने ए पॉइंट से बीपी लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिराया, कुछ इस तरीके से गिरेगा, परपेंडिकुलर गिर गया। ये परपेंडिकुलर मतलब कि ये 90 डिग्री होगा, इस तरीके से। इस पॉइंट को हमने नाम दिया N, कैपिटल N, ठीक है। A से P की डिस्टेंस R है, ये अपन ने मान रखा है।
अभी तक के लिए यही सेटअप ठीक है। ये हो गया हमारा फिगर, किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। चलिए तो डेरिवेशन शुरू करते हैं। डेरिवेशन में अपन सबसे पहले क्या मान के चले हैं कि भैया लेट P बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, लेट A बी of length dl be a small current carrying element of a current carrying conductor xy। एक चीज और, इस वायर में भाई करंट फ्लो कर रहा है, ये तो अपने ने दिखाया नहीं, ये हो गया I करंट। ठीक है, सबसे पहली बात हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ। ये लॉ हमसे क्या कहता है? ये लॉ हमसे ये कहता है कि एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो dB होगा वो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, देन I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहाँ तक अपन पहुंचे थे, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABN, हम उस ट्राइंगल को दोबारा से यहाँ फॉर्म कर लेते हैं। वो ट्राइंगल बनाया कुछ इस तरीके का, ये है हमारा AB, ये A है, ये B है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है और ये हमारा रहा N। ठीक है ना, अगर इस एंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए हम निकालेंगे साइन थीटा, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या आता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर के लिए क्या है? AN। सो AN, हाइपोटेनस क्या है? AB। यहाँ तक पहुंचे अपन, है ना। और अपने को पता है जो AB था वही हमारा क्या था? DL था। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं भाई AN इक्वल टू AB साइन थीटा, इतना पहुंच सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं भाई AN जो है वो क्या है हमारा? DL साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से देखते चलना, बहुत इजी डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछे जाने के लिए 3 नंबर में। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल APN, इन ट्राइंगल APN अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई जो एंगल होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अपन देख रहे हैं APN एंगल निकालना है। एंगल यहाँ पे कितना आ रहा है? एंगल हमारा D फाई जो अपन ने कंसिडर किया था यहाँ पे। आर्क कितना है? AN। बात समझ में आ रही है? आर्क है हमारा AN। अगर हम इसी की रेडियस देखें तो ये हमारी R दे रखी है। इतना समझ में आया भाई, है ना। इसको अपन रीअरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? AN इक्वल्स टू RD फाई। ये कन्वर्जन समझ में आया। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे कि भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3 में क्या है? यहाँ पर भी AN है, यहाँ पर भी AN है, दोनों को इक्वल कराएंगे तो क्या आएगा कि भाई DL साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा RD फाई। यहाँ तक पहुँचने में मेरे ख्याल से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अब ये रिलेशन हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 ये रही हमारे, तो क्या लिखेंगे? DB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। हमने लिखना था I, DL साइन थीटा की जगह अपन लिखेंगे I के बाद RD फाई डिवाइड बाई क्या था? R स्क्वायर। एक R से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? DB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई I अपॉन R इंटू D फाई।
अपन यहाँ तक पहुँच गए। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर नेक्स्ट क्या है 4। हम इक्वेशन नंबर 4 तक पहुँच गए। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल रहेगा हमारा? APM लेते हैं। APM ट्राइंगल APM ट्राइंगल APM। APM में अब देखो भाई, अब इसमें हमको किस किस की ज़रूरत है? अगर हम निकालते हैं इस ट्राइंगल में cos फाई, cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यस, बेस अपॉन। अपने को AM की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हम क्या निकालेंगे? cos फाई आएगा MP डिवाइड बाई AP। और अपने को पता है MP की वैल्यू अपन ने क्या दे रखी है? स्मॉल a, और AP की वैल्यू अपन ने दे रखी है स्मॉल r। ठीक है ना? यहाँ से अपन क्या करेंगे? r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? r इक्वल टू a अपॉन cos फाई, a अपॉन cos फाई। इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 5। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इक्वेशन नंबर 5। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 हमारी ये रही, इक्वेशन नंबर 5 हमारी इसके नीचे है, r इक्वल टू a अपॉन cos फाई। हम क्या करेंगे? r की जगह रखेंगे a अपॉन cos फाई, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि भाई db इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारा कांस्टेंट रहा, i डिवाइड बाई आएगा a अपॉन cos थीटा, a अपॉन cos फाई, a नीचे आएगा, ऊपर आएगा cos फाई, और ये बचा हमारा d फाई। यहाँ तक क्लियर है? इसको अपन मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? अब देखो, हमने यहाँ पर आने के बाद इस बात से हम सेटिस्फाई क्यों हो गए? क्यों भाई, अब हम इसकी बात करेंगे इंटीग्रेशन। ये निकला हमारा क्या? एक इनफाइनेटेसिमली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पार्ट AB ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो, हमने जो फिगर बनाया था इसमें देखो R जो है ना वेरिएबल है, R वेरिएबल है। अगर ये एलिमेंट हमारा यहाँ पर है तो ये R इतना है, एलिमेंट हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। एलिमेंट अगर ऊपर जाएगा तो R चेंज होगा, एलिमेंट इस रेफरेंस लेवल से नीचे जाएगा तो हमारा R चेंज होगा। और दूसरी बात, ये चेंज क्या हो रहा था हमारा? थीटा चेंज हो रहा था कि जैसे ये एलिमेंट ऊपर जाएगा तो थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये एलिमेंट रेफरेंस लेवल से नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस फॉर्मूले में हमारा R और थीटा दो वेरिएबल थे, और इंटीग्रेटेड करते समय हमको सिर्फ एक वेरिएबल जरूरत पड़ती है, तो हमको इनमें से एक वेरिएबल हटाना था और एक को कांस्टेंट बनाना था। अब इसमें देखो ए लाइन, अब ए लाइन ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से हमेशा एक ही दूरी पर रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो वेरिएबल बचा वो क्या बचा? केवल फाई, ये केवल फाई चेंज होगा। इतनी बात क्लियर है? अब अपन कर सकते हैं कि अपने को निकालना है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसके लिए क्या आएगा? लिख देते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट ट्रिपल सी लिख रहा हूं मैं, करंट कैरिंग कंडक्टर इज क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? हमको निकालना है भाई B, तो कैसे आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dB, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dB, देन B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dB की वैल्यू क्या है ये हम पूरा पुट कर देंगे, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, ये था हमारा कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई I cos फाई डिवाइड बाई A एंड देन हियर D फाई। इतनी बात समझ में आती है? अब हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P वाई एंड से एक एंगल बना रहा था, और वो एंगल क्या था? जब भी हम रेफरेंस लेवल से नीचे जाएंगे तो एंगल आ रहा हमारा आएगा नेगेटिव में, तो ये माना मैंने फाई 2, ठीक है ना। और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P
एक्स से कितना एंगल बनाएगा वो भी मेजर करते हैं। रेफरेंस लेवल से इसका एंगल कितना माना आपने 5 1। आई होप ये आप जान रहे होंगे कि भाई रेफरेंस लेवल से ऊपर जो इतने एंगल नापते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और जो नीचे नापेंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब इतना लिखने के बाद हम लगाते हैं इसमें लिमिट्स। लिमिट्स क्या है कि भाई हम इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, फाई को इंटीग्रेट करने के बाद इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इन द सेंस कितने आ रही है -5 2 जो कि ये इधर रखी है अपने को। मैक्सिमम वैल्यू किधर आ रही है +5 1 +5 1। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि भाई जो कांस्टेंट होता है वो पहले बाहर आ जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे μ0/4π कांस्टेंट है और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आई करंट कांस्टेंट है, ए डिस्टेंस कांस्टेंट हमने बाहर निकाला। अंदर हमारा क्या बचा, अंदर हमारा बचा cos phi d phi -phi 2 से लेकर के +phi 1। इतना समझ में आया। अपन जानते हैं कि इन इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है cos phi को जो अपन इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर आता है sin phi। तो ये कांस्टेंट था, हम एवरेज लिखेंगे μ0/4π कांस्टेंट था, I/a कांस्टेंट था। अब देखो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा sin phi। अब इस sin phi में हम लिमिट रखेंगे कि भाई ये है phi 1 ये है phi 2 और phi 2 कैसा है, नेगेटिव में है। ठीक है। अब देखो लिमिट कैसे पुट की जाती है, अपन जानते हैं μ0/4π I/a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है phi 1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे sin phi 1 माइनस लोअर लिमिट कितनी है sin phi 2 साइन और ये माइनस का phi 2। इतनी बात समझ में आती है। और अपने को अपन जानते हैं कि भाई साइन के अंदर जितना भी नेगेटिव एंगल आता है नेगेटिव साइन उसमें से बाहर आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको b = μ0/4π I/a साइन phi 1 और ये हो जाएगा प्लस साइन phi 2। यही हमारा फॉर्मूला है किसके लिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इस कंक्लूजन पर पहुंच गए। यही हमारा क्या है, फाइनल फॉर्मूला है उसके लिए, गिवन कंडीशन के लिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर। ठीक है ना। हम एक स्पेशल केस मानते हैं, लिख लेते हैं भाई स्टार मार्क लगा के, एक स्पेशल केस। और ये स्पेशल केस क्या है देखते हैं। मान लेते हैं भाई जो हमारा वायर था, यहाँ पे हमारा वायर था, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का मीन्स हमको इसका एंड पॉइंट दिखे ही ना कि भाई कहाँ, ये और लंबा होता चला जाए और लंबा होता चला है, तो हम क्या मानेंगे जो हमारे पास phi 1 एंगल था वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। यहाँ से हम कहाँ देखेंगे, इतनी दूर देखेंगे कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये एंगल देखो इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये 90 डिग्री अपने को देखना पड़ेगा और ये वाई एंड अगर नीचे जाता जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ये दोनों क्या हो जाएंगे phi 1 और phi 2 किसके बराबर हो जाएंगे 90 के बराबर। इसको अपन लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं इन रेडियन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आती है। तो भाई इसको अपन ने डाला इक्वेशन नंबर 6 और 7 है ना। तो हम कह सकते हैं भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 कि अगर मेरे पास वायर होता इनफाइनाइट लेंथ का तो हमारा आंसर क्या आ रहा होता। हम लिखते भाई b = मैंने लिखा μ0/4π I/a। मैं यहाँ पुट करता sin phi 1 की वैल्यू 90 थी मतलब π/2 प्लस sin phi 2 की वैल्यू π/2। sin 90 की वैल्यू होती है 1 है ना, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे 1 + 1 दैट मीन्स ये हो जाएगा 2। देन b = μ0/4π 1 + 1 हो जाता 2 2I/a। ये हमारा क्या फॉर्मूला आया
कि भाई जब भी हमारे पास एक ऐसा वायर होगा जिसकी लेंथ कैसी होगी, इनफाइनाइट लेंथ होगी, और वो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, और हमसे एक सर्टेन डिस्टेंस पे पूछा जाएगा कि भाई इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूले का यूज करेंगे और फटाक से बता देंगे कि भाई हमारा आंसर क्या आने वाला है। ये बात समझ में आती है? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो ये उस नीडी पर्सन को ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो न्यूली अपडेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। कीप स्माइलिंग, स्टे ट्यून्ड, बी सेफ एंड स्टे एट होम।